नमस्कार साथियों, एजुकेशन चैनल पवन राय में आपका स्वागत है। आज की क्लास में 11th क्लास के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड पार्ट को आज की क्लास में कंप्लीट किया जा रहा है। 11th क्लास में पार्ट 2 त्रैमासिक परीक्षा के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में मैंने जिसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 1 टिक करना पड़ता है, साथ में फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरना पड़ते हैं। आज की क्लास में हम सत्य सत्य और एक वाक्य में कुछ उत्तर और 2 अंक के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ बड़े प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कक्षा 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका केमिस्ट्री का पेपर है, जिसे इनको पढ़कर वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है? बिल्कुल होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का माप है जो उसको वजन को दर्शाती है। भार W बराबर mg होता है, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण का भी गुणा होता है। तो ये भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में ये बताया गया है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो अंतर तो होता है, सत्य है, सही है। एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुकता भी ज्ञात कर सकते हैं इससे, और गैसों मूलों की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अणुओं गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, और साथ में अणु की परमाणुकता भी ज्ञात की जा सकती है। तो ये भी इस नियम से ज्ञात किया जा सकता है। जब सभी संख्याएं पूर्णांक में हो तो सार्थक अंकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दशमलव वाली संख्याओं में भी किया जा सकता है, पूर्णांक वाली संख्याओं में भी किया जा सकता है। तो सार्थक अंकों का उपयोग तो करते हैं इसमें। ये गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है जब सभी संख्याएं पूर्णांक में हो तो सार्थक अंकों का उपयोग नहीं होगा। वायुविकर्मक जो रस समीकरण गणना के आधार पर कम होता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। बिल्कुल सही है, इसी को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, जो जिसकी सीमित मात्रा से उत्पाद का निर्माण होता है और अभिक्रिया को संपन्न कराता है, वही आपका सीमांत अभिकर्मक होता है। तो ये सीमांत अभिकर्मक होता है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ भारानुसार प्रतिशत और प्रतिशत संगठन दोनों एक है। बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं आपको बहुत सारे, जिसमें ये बताया है कि जिसका 30 ग्राम होता था द्रव्यमान, उसको प्रतिशत के अनुसार 30% माना गया था। तो भारानुसार और प्रतिशत संगठन दोनों एक होते हैं। इनको भार को भी प्रतिशत में बदलकर क्वेश्चनों को किया जा सकता है, और क्वेश्चन किए भी गए हैं। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम कहलाता है। आप सबको पता होना चाहिए, एवोगैड्रो का नियम कहलाता है। एवोगैड्रो, ठीक है, ये पढ़ाया भी गया है। एवोगैड्रो के नियम, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। 4 मोल CH4 का भार लिखिए। तो 1 मोल का निकाल लो पहले। 1 मोल CH4 का द्रव्यमान कितना होगा? भार 1 मोल CH4 का भार देख लो पहले। तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन, इसलिए 4, 12 4 16। अब 1 का हो गया, क्या पूछा कितने का गया है? 4 मोल का। तो 4 का और गुणा कर दीजिए, तो 16 चौके 64, उत्तर आ गया 64। आणविक सूत्र को मूलानुपातिक सूत्र में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो मान लो ये C6H6 है बेंजीन, और ये अणु सूत्र है, इसको मूलानुपाती सूत्र में कैसे करेंगे? सरलतम अनुपात कर दीजिए, CH आ जाएगा। तो ये मूलानुपाती सूत्र में बदल गया। और इसको फॉर्मूले की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं? आणविक सूत्र इक्वल टू मूलानुपाती सूत्र इंटू n। n का जब आप इसमें गुणा कर देंगे मूलानुपाती सूत्र में, तो आणविक सूत्र बन जाएगा। तो आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र में ये संबंध है। और किसी अणु सूत्र से मूलानुपाती सूत्र बनाना हो तो उसकी सरलतम पूर्णांक अनुपात को कर दीजिए। जो भी सूत्र दे रहा था, अणु सूत्र क्वेश्चन में दिया रहता है, उसका सरलतम पूर्णांक अनुपात कर दीजिए, वही आपका मूलानुपाती सूत्र होता है। तो इस प्रकार से आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र में हम परिवर्तित कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री को एक वाक्य में लिखिए। स्टोइकियोमेट्री क्या होते हैं? जैसे आपका ये स्टोइकियोमेट्री के लिए हम यहाँ समझते हैं, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो ये CO2 कहलाएगा।
तो ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। ये जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जो अभिक्रिया के पश्चात बन जाते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद की जो मात्रा को निर्धारित करते हैं वो स्टोइकियोमेट्री कहलाते हैं। तो यहाँ तो कार्बन की 1 है, ऑक्सीजन का 1 है और CO2 का 1 अणु बन रहा है। तो यो इनकी जो मात्रा होती है ये वाली, इनकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए जो शब्दावली यूज होती है उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करने वाले गुणांक या मात्रा निर्धारित करने वाली मात्रा ही क्या कहलाती है? स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। वैज्ञानिक संकेतन को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? तो वैज्ञानिक संकेतन के लिए हम n गुणे 10 की पावर n का उपयोग करते हैं। ये वैज्ञानिक संकेतन है। या इसको दूसरा संकेतन भी दे सकते हैं, a गुणे 10 की पावर b, ये भी वैज्ञानिक संकेतन है। सर ये समझ में नहीं आया तो इसको देखिए क्वेश्चन देते, जैसे ये लिखा है 5500 और इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना हो तो इसको अपन लिख सकते हैं 55 गुणे 100 मतलब 10 की घात 2। तो 55 हो गया हमारा a और 10 ये हो गया और b हो गया 2। और इसको अगर हम एक अंक बाद दशमलव भी लगाना चाहते हैं तो ये 10 की घात 3 हो जाएगा, एक अंक और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ गया ये भी समझ लेते हैं। देखिए 5500 लिखा उदाहरण के लिए, तो मैं इसको 55 गुणे 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, 100 5500 हो गया। अब हम इसमें 10 का भाग और 10 का गुणा करेंगे यदि तो 10 की घात 3 हो जाएगा और इसमें 10 का भाग करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो एक अंक बाद जब हम दशमलव लगाते हैं, ध्यान रखें ये है 55 गुणे 100 मतलब 10 की घात 2 और अगर हम दशमलव को यहाँ लगाना चाहें तो एक अंक बढ़ाना पड़ेगा, 10 की घात 3 करना पड़ेगा इसको। तो ये वैज्ञानिक संकेतन कहलाते हैं जिनको लिखा जाता है, इस तरीके से समझाया जाता है। एक बार और समझ लीजिए इसको, यहाँ समझते हैं। जैसे ये 5500 लिखा और इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलना हो तो 55 गुणे ये 100 लिखा है तो 100 मतलब 10 की घात 2। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, 10 का भाग लगा दूं और 10 का गुणा कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 का भाग लगाऊं तो 5.5 आ जाएगा और 10 की घात 1 गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, 3 आ जाएगी। ये होता है वैज्ञानिक संकेतन। तो a इंटू b की घात a इंटू 10 की घात b या n इंटू 10 की घात n, ये कहलाते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन को आप कुछ एक अज्ञात राशि a इंटू 10 की घात एक अज्ञात राशि दूसरी लेकर प्रस्तुत कर दीजिए, इसको अपन वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। 2 अंक वाले कुछ प्रश्न करते हैं, ये आई होप आपको सबको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन 2 अंक वाले प्रश्नों में। सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भी भौतिक राशि को शुद्धता पूर्वक मापने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। भौतिक राशि आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, जो फिजिक्स में अपन यूज करते हैं भौतिक राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए शुद्धता पूर्वक, किसके लिए? शुद्धता पूर्वक मापना है, ठीक है, शुद्धता पूर्वक भौतिक राशियों को मापने के लिए, शुद्धता पूर्वक मापने के लिए जिन अंकों का उपयोग होता है, जिन अंकों का उपयोग होता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं, उन्हें सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है, उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। अब आइए आ जाओ, निम्न आंकड़ों को 3 सार्थक अंकों तक लिखिए, मतलब सार्थक अंक 3 लिखना है यहाँ, 3 अंकों तक। तो आपको पता है कि जो प्रथम अशून्य संख्या है मतलब शून्य रहित तो 2 है, और उसके पहले अगर पूरे शून्य हैं तो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। तो केवल दशमलव रहित जो संख्या है उसके पहले के शून्य को छोड़ देना। तो यहाँ कितने बचे? एक संख्या ये है, एक 2 सार्थक अंक है, जबकि हमें 3 अंकों तक लिखना है तो हम इसी में एक शून्य और बढ़ा देंगे। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या होगा? 0.00250। तो ये 3 सार्थक अंकों तक हो गया। इसमें 2 सार्थक अंक थे, अपन को 3 सार्थक अंकों तक लिखना था। बाद के शून्य को काउंट करेंगे, पहले वाले शून्य को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ देखो, निम्न आंकड़ों को 3 सार्थक अंक, तो 3 सार्थक अंक है, इसमें बाद के शून्य को अपन, ये पूर्णांक वाली संख्या है तो बाद के शून्य को छोड़ देंगे। तो अपन ये पूर्णांक वाली संख्याओं में 1 2 3 ऑलरेडी 3 सार्थक अंक है, तो यही हमारा आंसर है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो 3 सार्थक अंकों तक ये बदला हुआ है पहले से है।
अगला क्वेश्चन है पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कैंसरजन्य है से अत्यधिक संदूषित पाया गया, संदूषण का स्तर 15 ppm था। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे यदि तो 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो और 1 कार्बन है तो मैथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है संदूषण का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले पीपीएम का मतलब पता होना चाहिए। पीपीएम मतलब जब विलेय की मात्रा अत्यधिक विलायक में उपस्थित होती है, जैसे समुद्री जल में किसी विलेय की मात्रा को ज्ञात करनी हो तो बहुत सारे विलायक में जब विलेय की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है तो हम वहाँ पीपीएम शब्द का उपयोग करते हैं। और 10 लाख मतलब 10 की घात 6 में उसे व्यक्त करते हैं, ध्यान रखें पीपीएम को। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को करना हो संदूषण का द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर पीपीएम इंटू 10 की घात 6 भागे 10 की घात 6 और प्रतिशत में व्यक्त करना तो यहाँ प्रतिशत लगा सकते हैं। तो इसको हल कर लीजिए। पीपीएम कितना दिया है आपको देख लीजिए, 15 पीपीएम है तो 15 बटे 10 की घात 6 इंटू प्रतिशत में करना है तो 100 का और कर दीजिए। तो हल कर लीजिए इसको। ये 10 की घात 100 मतलब 10 की घात 2, यहाँ ऐसा हल कर सकते हैं। देखो 15 बटे 10 की घात 6, इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 10 की घात 2 कट गई तो 10 की घात 4 बची नीचे, तो यहाँ बचा 15 बटे 10 की घात 4, ये बचा 2 कट गई तो 6 में से 2 कट गई तो 4 बची। अब 4 बची 15 बटे 10 की घात 4 और एक 10 को यहीं रहने दो तो 15 बटे 10 और ये 10 की घात कितनी बची 3 और 1 4 और 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगी। तो 15 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1.5 और 10 की घात हर में है अंश में ले जाएंगे तो 3 हो जाएगी। तो ये हो गया 1.5 गुणे 10 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, वहां जगह नहीं है, एक बार यहाँ देख लीजिए। फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर पीपीएम बटे 10 की घात 6। हल कर लीजिए। पीपीएम है 15 और 10 की घात 6 और प्रतिशत में व्यक्त करना है तो गुणे 100 और कर दीजिए। अब देख लीजिए आप तो 100 मतलब 10 की घात 2, तो ये 10 की घात 6 है और 100 मतलब 10 की घात 2, 6 से कट गई तो 4 बची। 4 को अपन लिख सकते हैं 10 की घात 3 और 10 की घात 4 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 10 में जब 15 का भाग लगाएंगे तो 1.5 आ जाएगा और 10 की घात 3 हर में अंश में जाएगी तो 3 आ जाएगा। तो ये उत्तर आ गया 1.5 गुणे 10 के ऊपर 3 की घात। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको आप दोबारा से देखिएगा वीडियो को और आसानी से समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बार बार देखिए और इन्हें लगाइए, दोबारा से देखिए, दोबारा से लगाइएगा। अगले लेक्चर में हम इनके बाद के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए लगातार यूट्यूब चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपकी कमेंट से मुझे क्वेश्चनों को कराने में और मदद मिलती है। धन्यवाद।